सोचिए जरा, एक बिल्कुल आम सी सुबह कैसे अचानक एक ऐसा मोड़ बन जाती है जहां सब कुछ बदल जाता है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो दशकों पुराना तनाव था, वो सिर्फ एक दिन में एक बड़े युद्ध में बदल गया। चलिए इस पूरे विश्लेषण में समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे और क्यों। कहानी की शुरुआत होती है यहां से। 1 मार्च 2026 की सुबह तेहरान का आसमान रोज जैसा ही था, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में एक ऐसी घटना होने वाली है जो पूरे मिडिल ईस्ट को एक नए और बेहद खतरनाक रास्ते पर धकेल देगी। और यही इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा सवाल है। एक ऐसा हमला जो सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है, दिन के उजाले में ईरान की राजधानी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में। तो सवाल यह है कि आखिर ये किया कैसे गया। इसका जवाब किसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि एक बेहद गहरी खुफिया साजिश में छिपा है। तो चलिए इस खुफिया ऑपरेशन की परतों को एक एक करके खोलते हैं, क्योंकि ये हमला सिर्फ मिसाइलों और बमों का नहीं था। नहीं, ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने ईरान के पूरे शासन की बुनियाद ही हिलाकर रख दी। इस हमले की टाइमिंग वही अपने आप में सब कुछ बयां कर देती है। सोचिए, ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप एक ही कमरे में मौजूद हो। ये एक ऐसा मौका है जो शायद ही कभी मिलता है। और ठीक उसी वक्त हमला करने का मतलब साफ था कि हमलावरों के पास अंदर की पक्की जानकारी थी। ऐसी जानकारी जो सिर्फ शासन के सबसे भरोसेमंद लोगों के पास ही हो सकती थी। ये जो कोट है ना, ये हमले के असली मकसद को बिल्कुल साफ कर देता है। टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना था ही नहीं, टारगेट था लीडरशिप को ही खत्म कर देना। इसे कहते हैं डिकैपिटेशन स्ट्राइक। मतलब दुश्मन के शासन रूपी शरीर से उसका सर ही अलग कर दो, ताकि वो पूरी तरह से दिशाहीन हो जाए। तो बात सीधी है कि इस तरह का हमला खुफिया घुसपैठ के बिना लगभग नामुमकिन है। आसान भाषा में कहें तो किसी ने ईरान के टॉप सर्कल के अंदर से ही धोखा दिया और उनकी सबसे सीक्रेट जानकारी दुश्मन तक पहुंचा दी। और अब आते हैं सबसे हैरान करने वाले सबूत पर। देखिए, हवाई हमले से सिर्फ तबाही का पता चल सकता था, लेकिन सुप्रीम लीडर की मौत हुई है ये कंफर्म कैसे हुआ? एक तस्वीर से। और ये तस्वीर ली गई थी हमले वाली जगह के मलबे के अंदर से। ऐसी जगह पर कोई आम इंसान तो पहुंच ही नहीं सकता था। और मोसाद के पूर्व डायरेक्टर का ये बयान इस बात को और भी पुख्ता कर देता है। इसका मतलब या तो वो तस्वीर किसी ऐसे व्यक्ति ने भेजी जो वहीं मलबे में मौजूद था, या फिर किसी बहुत सीनियर ईरानी अधिकारी की बातचीत को इंटरसेप्ट किया गया। दोनों ही सूरतों में ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी की तरफ इशारा करता है। अच्छा, तो कैसे हुआ ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन अब सवाल आता है क्यों हुआ? इस हमले के पीछे असल मकसद क्या थे? और यहाँ पर हमें दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। एक तरफ तो है ऑफिशियल वजह, ये बताया गया कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने के लिए, उसके मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने के लिए यह हमला जरूरी था। लेकिन दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स कहते हैं कि इसकी टाइमिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यह हमला ठीक तब हुआ जब न्यूक्लियर बातचीत फेल हो चुकी थी और इजराइल में चुनाव होने वाले थे, जहां प्रधानमंत्री नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी घट रही थी। चलिए जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालते हैं जो हमें हमले तक ले जाती है। अक्टूबर 2025 में स्नैपबैक प्रतिबंध लगते हैं, मतलब वो पुराने सख्त प्रतिबंध वापस आ जाते हैं। फरवरी 2026 में बातचीत फेल हो जाती है और फिर 28 फरवरी को हमला होता है, इजराइल में होने वाले जरूरी चुनावों से कुछ ही महीने पहले। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था? इस हमले का असर फौरन और बहुत ही भयानक था। इसने जैसे पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक दिया और देखते ही देखते संघर्ष कंट्रोल से बाहर हो गया। जरा इस स्लाइड पर अमेरिकी मिलिट्री की तैनाती देखिए। ऑपरेशन से ठीक पहले इस इलाके में 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स, डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स तैनात थे। ये सिर्फ डिफेंस की तैयारी नहीं थी, ये एक खुला मैसेज था कि अमेरिका एक बड़े टकराव के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये था ईरान का जवाब, लगभग तुरंत। ये चार्ट दिखाता है कि कैसे ईरान ने पहले ही दिन पूरे गल्फ रीजन में अमेरिकी ठिकानों और उसके सहयोगी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जैसे बौछार कर दी। ये एक बेहद तेज और बड़े पैमाने पर की गई जवाबी कार्रवाई थी। ईरान का ये जवाब पहले के किसी भी संघर्ष के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा और तेज था। सिर्फ एक दिन में 26 से ज्यादा हमले, इजराइल पर 150 मिसाइलें और गल्फ के लगभग हर देश में अमेरिकी बेस पर हमला। इतना ही नहीं, लेबनान से हिजबुल्लाह भी इस लड़ाई में कूद पड़ा। इसने सचमुच पूरे इलाके को एक युद्ध के मैदान में बदल दिया। तो इस पूरे संघर्ष के दूरगामी नतीजे क्या हुए?
इसने न सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया को एक ऐसे अनिश्चित भविष्य के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से आगे का रास्ता किसी को नहीं पता था। हमले के ठीक बाद ही पावर के समीकरण नाटकीय ढंग से बदल गए। ईरान में खामेनेई की मौत के बाद एक पावर वैक्यूम बन गया, जिसे भरने के लिए एक टेम्पररी काउंसिल बनाई गई। और लेबनान में वहां की सरकार ने एक ऐसा साहसिक कदम उठाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने हिजबुल्लाह की मिलिट्री एक्टिविटीज पर बैन लगा दिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया साफ तौर पर दो हिस्सों में बंट गई। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई सहमति नहीं बन पाई। वेस्टर्न देशों ने ईरान के जवाबी हमलों की निंदा की, तो वहीं चीन और रूस ने शुरुआती अमेरिकी इजरायली हमले को ही गैर कानूनी ठहरा दिया। इस संकट ने ग्लोबल पावर्स के बीच की दरार को और भी गहरा कर दिया। ये एक्सपर्ट कोट एक बहुत जरूरी ऐतिहासिक सच्चाई की तरफ इशारा करता है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य दखल का इतिहास ऐसे अनपेक्षित और अक्सर खतरनाक नतीजों से भरा पड़ा है, और ये युद्ध भी उसी का एक और उदाहरण था। तो हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां ईरान का शासन नेतृत्वहीन है, पूरा इलाका जंग की आग में जल रहा है और अनपेक्षित नतीजों का एक नया दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, इस तबाही से आगे का रास्ता क्या होगा, और इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही दे पाएगा।